जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक के NCERT का क्लास शुरू किया गया है। तो जिसमें हम क्लास 6 की बात करेंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म हो चुका था, लेकिन साइंस अभी चल ही रहा है। तो पिछले 2 दिनों से हम क्लास 7 के हिस्ट्री को चालू किए हैं, जिसमें आज हम हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 को जानेंगे, यानी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 को जानेंगे। पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 के बारे में जाने थे। तो चलिए हम पहले जानते हैं चैप्टर 2 क्या है। तो चैप्टर 2 है राजा और उसके राज्य, यानी कि कहे तो मध्य युग के जो राजा थे उसके राज्य के बारे में इस चैप्टर में जानना था, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में पता ही होगा। उसके बाद जाने थे प्रमुख राजवंशों का उदय, यानी कहे तो मध्य युग के जो राजवंश थे इसके उदय की बात किया गया था इस चैप्टर में, जिसमें आपको बताए थे जो इस चैप्टर में जानना था किस किस राजवंश के बारे में, जिसमें गुज्जर प्रतिवंश के बारे में गुज्जर प्रतिहार के बारे में जानना था। उसके बाद राष्ट्रकूट के बारे में जानना था, चोल के बारे में जानना था, पाल के बारे में जानना था और चौहान के बारे में जानना था। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो से हम कुछ कुछ वंश के बारे में बताते आए हैं, जिसमें हम बताए थे आपको एक वंश यानी सामंत वर्ग के बारे में, जो राजाओं के द्वारा सामंत वर्ग का दर्जा लोगों को दिया जाता था। तो क्यों दिया जाता था, यानी राजा तो एक बड़े क्षेत्र का मतलब राजा है और उस क्षेत्र में विभिन्न गांव आते हैं, उसके लिए एक प्रमुख व्यक्ति को चुना था। यानी कहे तो वो देखता था किसके पास अत्यधिक बल है, पैसा है, यानी वो आर्थिक रूप से मजबूत है, जिसमें युद्ध लड़ने की क्षमता हो, उन सभी को राजाओं द्वारा सामंत वर्ग घोषित किया गया था। और उसको इसलिए रखा गया था कि वो लोगों से कर यानी टैक्स वसूल कर राजा को समय समय पर दे, राजा के लिए समय समय पर उपहार खरीद कर ले जाए और सैन्य शक्ति राजा को प्रदान करे। इसलिए राजा उस सामंत वर्ग को घोषित किए हुए था। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम जाने थे राज्य के प्रशासन के बारे में, यानी मध्य युग के जो राज्य था उसके प्रशासन के बारे में बात किए थे। उसके बाद हम जाने थे राजा के प्रशस्तियां के बारे में, यानी कि प्रशस्तियां किस लिए लिखा जाता था और प्रशस्तियां कौन लिखता था, इसके बारे में जाने थे। और भूमि अनुदान के बारे में जाने थे। तो जैसा कि आपको बताए थे प्रशस्तियां क्या है, जिसमें राजा की बड़ाई को लिखा जाए, यानी कहे तो उसके प्रति नहीं लिखा जाता था वो क्या क्या गलत करता था, लेकिन वो कौन कौन से अच्छे काम करते थे, जिसमें उसके गुण के बारे में दर्शाया जाता था, वह किस युद्ध में विजय प्राप्त किया था, इन सभी के बारे में उस प्रशस्तियां पर दर्शाया जाता था। और इसको लिखने का काम कौन करते थे, तो मध्य युग के जो ब्राह्मण थे वो लिखते थे। तो लिखने के लिए राजाएं उसको तो उपहार देंगे ही, यानी कुछ मतलब आर्थिक रूप से हो चाहे किसी भी रूप से राजा उसको गिफ्ट देते थे, जिसमें कहे तो भूमि अनुदान देते थे, यानी कहे तो भूमि का दान ब्राह्मणों को राजा के द्वारा दिया जाता था प्रशस्तियां लिखने के लिए। तो आज हम उससे आगे जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं इस पार्ट 2 में कौन कौन से टॉपिक को हम जानेंगे। तो जिसमें हम जानेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, यानी कहे तो अगला टॉपिक है त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी इसमें दिख ही रहा है 3 पक्षों में संघर्ष के बारे में, यानी युद्ध के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे वो कौन कौन से सेना है, यानी राजवंश के सेना है जिनके द्वारा 3 पक्षों में युद्ध होगा, इन सभी के बारे में हम जानेंगे, किस लिए युद्ध होगा इसके बारे में। उसके बाद जानेंगे सुल्तान मोहम्मद गजनी के बारे में, यानी कहे तो ये प्राचीन ये मध्य युग के एक मतलब राजा है, यानी कोई राजवंश पर ये राज्य शासन करते थे। सुल्तान मोहम्मद गजनी यह क्या किए थे, यह किससे युद्ध किए थे, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके शासन काल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे चहमान वंश के बारे में, यानी कहे तो चहमान जो बाद में चौहान कहे जाने लगे, तो इसके बारे में हम उसके बाद जानेंगे, यह किस लिए युद्ध किए थे इसके बारे में। उसके बाद हम चोल राज्य यानी कहे तो नजदीक से एक नजर, यानी चोल राज्य के बारे में हम जानेंगे, इसके संस्थापक के बारे में जानेंगे और यह
स्थापना क्यों किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे उरायूर से तंजावुर तक, यानी कहे तो चोल वंश में के जो राजधानी की बात करें, यानी ये जो चोल साम्राज्य राज्य जो दिख रहा है उसके एक प्रमुख नगर है उरायूर, तो उसके बारे में जानेंगे और इसके राजधानी के बारे में जानेंगे, यानी उरायूर के राजधानी के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो उसके बाद हम जानेंगे चोल राज्य द्वारा भव्य मंदिर और कांस्य प्रतिमाएं बनाए जाते थे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद जो चोल साम्राज्य के जो शासक थे वह भव्य मंदिर का निर्माण किए थे, तो इसके बारे में जानेंगे। वो मंदिर था गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिर, यानी ये जो मंदिर है वह किस शासक के द्वारा बनाए गए थे, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम अंतिम में जानेंगे चोल राज्य है उसके साम्राज्य की प्रशासन, यानी उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम पहले जानेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, यानी कहे तो ये देखने से ही पता चल रहा है तीन पक्षों में संघर्ष की बात कर रहा है, यानी युद्ध की बात कर रहा है। तो युद्ध किस लिए करते थे, यानी मध्य युग में युद्ध किस लिए करते थे, तो क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए युद्ध करते थे। यानी कहे तो तीन जो पक्ष है उनके पास तो स्वयं का अपना अपना क्षेत्र तो जरूर होगा, यानी कोई भी जो शासक होंगे जो किसी राजवंश पर शासन करते थे उनके पास अपना अपना क्षेत्र था, फिर भी वह लोभ में आकर किसी दूसरे का शासन क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहते थे, यानी किसी न किसी लोभ के कारण ये किसी दूसरे का शासन क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहते थे। तो वैसे तीन शासक थे जो एक क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहते थे और इस पर लंबी लड़ाई चली थी, तो इसके बारे में जानेंगे। तो वो तीन ये शासक कौन थे जिनके आपस में युद्ध करते थे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला वंश थे गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। उसके बाद दूसरा शासक थे चोल राज्य के। उसके बाद तीसरा शासक की बात करेंगे तो पहला जो वंश था वह गुज्जर प्रतिहार वंश था। उसके बाद चोल नहीं राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो क्षेत्र के लिए युद्ध करते थे। और तीसरा जो राज्य के शासक थे वो पाल वंश के शासक थे। तो ये तीनों जो आपको वंश दिख रहे हैं इसके शासक एक क्षेत्र के लिए आपस में लड़ाई करते थे, जिसको हम त्रिपक्षीय लड़ाई युद्ध कहते हैं या कहे तो संघर्ष कहते हैं। तो यह किस लिए किया जाता था, यानी यह संघर्ष किस क्षेत्र के लिए किया जाता था, तो इसके बारे में जानते हैं। तो एक कन्नौज का था, एक गंगा यमुना का क्षेत्र, यानी गंगा यमुना के क्षेत्र के लिए ये युद्ध करते थे। यानी गंगा यमुना का क्षेत्र जो था वह कन्नौज के जगह में पड़ता था। तो इस जगह यानी इन सभी क्षेत्र के शासक इसलिए युद्ध करते थे क्योंकि गंगा जमुना के जो आसपास का जो क्षेत्र था वह अत्यधिक कृषि उपजाऊ था, इसलिए इन लोगों ने वह आपस में लड़ाई करते थे, चाहते थे कि इस क्षेत्र को हम अपने अधीन कर ले ताकि हमको कृषि की उपज अच्छी हो, और ये अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ाई करते थे ताकि इस जगह के सैनिक इस क्षेत्र को छोड़कर चल जाए और हम लोग इसको हड़प ले। तो इसलिए उस समय के इतिहासकार यानी मध्य युग के जो इतिहासकार थे वह देखते आ रहे थे जो ये संघर्ष लंबे दिनों से चल रहे हैं, इसलिए इस संघर्ष का नाम त्रिपक्षीय संघर्ष रख दिए थे। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद इसी में जो शक्तिशाली शासक होते थे, यानी इन सभी में से जो अपने आप को शक्तिशाली शासक समझते थे वह
किस तरह से प्रदर्शित करते थे अपने आप को, तो वह भव्य मंदिरों का निर्माण करते थे। यानी कहे तो मंदिरों के माध्यम से प्रदर्शन करते थे कि हम शक्तिशाली है, तो इसलिए यह भव्य भव्य मंदिर का निर्माण करते थे। और अगर कोई दूसरे शासक उनसे युद्ध करना चाहे तो वह सबसे पहले मंदिरों पर निशाना करते थे। यानी कहे तो जो शासकों द्वारा मंदिर बनाया जाता था उसमें अत्यधिक खजाने रखे जाते थे। यानी कहे तो आज के समय में हम देखते हैं मंदिरों में दान किया जाता था, तो उसी प्रकार मध्य युग में शासकों द्वारा मंदिर में दान किया जाता था, मंदिर को बनवाया जाता था। तो किसी दूसरे को लोभ हो जाता था, यानी किसी दूसरे वंश के शासकों को लोभ हो जाता था, तो वह सबसे पहले मंदिरों पर निशाना करते थे। यानी युद्ध जब करते थे तो सबसे पहले मंदिर को अपने निशाने में लेते थे और उसमें का खजाना को हड़प लेते थे। तो इसको याद रखिएगा, यानी हड़प कर अपने राजधानियों में इसके पैसा का उपयोग करते थे। तो इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो एक मंदिर था, यानी कहे तो मध्य युग में जो मंदिरों पर निशाना करने वाले एक शासक थे, वह शासक थे सुल्तान मोहम्मद गजनी। तो इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसका सभी सामान को, यानी कहे तो उसका जो कीमती मूल्यवान सामान था उसको अपने राजधानी यानी गजनी राजधानी में एक शक्तिशाली बनाने के लिए इसका जो पैसा था उसका उपयोग करने लगे। तो हम पहले सुल्तान मोहम्मद गजनी का शासन काल के बारे में जानते हैं। तो इसका शासन काल था 997 से 1030 ईस्वी। यानी कहे तो हम जो सुल्तान मोहम्मद गजनी थे वह अफगानिस्तान पर शासन किए थे, वह उसका शासन काल था 997 से 1030 ईस्वी। तो इस समय यह विभिन्न मतलब मंदिरों पर आक्रमण करते थे, जिसमें एक मंदिर आ गया गुजरात का। यानी कहे तो जो हमारे जो सुल्तान मोहम्मद गजनी है वह भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं, यानी 17 बार आक्रमण और 1027 बार ये किए हैं हमला, जिसमें 16वां आक्रमण यह भारत गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किए हैं। यानी कहे तो देखिए 16वां आक्रमण की बात करेंगे। 16वां आक्रमण यह गुजरात के एक सोमनाथ मंदिर है। इस पर किए थे और इस मंदिर पर जब किए थे तो इस मंदिर का सब खजाना लूट कर ले गए थे। और यह अपने राजधानी यानी मोहम्मद गजनी का राजधानी था गजनी, उस पर इसको शक्तिशाली बनाने के लिए सोमनाथ मंदिर का सभी खजाना को अपने शक्तिशाली शासन राजधानी बनाने में उपयोग कर दिए थे। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी बार आक्रमण किए थे चहमान, यानी कहे तो बाद में इसका नाम पड़ गया चौहान वंश। यानी चौहान वंश दूसरी बार आक्रमण किए थे और यह आक्रमण किए थे पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र पर। यानी पहले हम जानते हैं चौहान वंश के क्षेत्र के बारे में, यानी इनका क्षेत्र क्या था, तो इसका क्षेत्र था दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र। यानी जो चौहान वंश के जो शासन क्षेत्र की बात करेंगे तो वो पहले से था दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र। तो इसके शासकों को लोभ लग गया और इन्होंने सोचा कि अपने आसपास के क्षेत्र को भी अपने कब्जे में कर ले, अपने राज्यों में मिला ले। तो इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी इलाके को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश किए थे। तो अगर हम किसी दूसरे क्षेत्र के मतलब जमीन को अपने अधीन करना चाहेंगे तो उस क्षेत्र का जो शासक होगा वो तो हमसे युद्ध करेगा ही करेगा। तो उसी प्रकार दूसरे क्षेत्र यानी पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में उस समय चालुक्य शासन करते थे। तो चालुक्य से चौहान वंश के जो शासक थे वह युद्ध करने लगे और
अपने क्षेत्र को अपने अधीन करने लगे थे। तो यही था चौहान वंश। और चौहान वंश में दो शक्तिशाली शासक थे। एक थे पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज चौहान थे, और विपक्षी क्षेत्र में थे मोहम्मद गजनी। तो इन दोनों में लड़ाई हुई, यानी कहे तो तराइन की जो लड़ाई की बात करेंगे तो यही पृथ्वीराज चौहान में हुआ था और मोहम्मद गजनी में हुआ था। तो यही क्षेत्र के लिए ही लड़ाई हुआ था। तो फर्स्ट बार में यानी 1191 में बात करेंगे, यानी तराइन की प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। 1191 में हुआ था। तो चौहान वंश के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, वह अफगानिस्तान के क्षेत्र के जो शासक थे मोहम्मद गजनी, उनको हरा दिए थे और उसका क्षेत्र जो था वह अपने अधीन कर लिए थे। उसके बाद लेकिन विपक्षी जो शासक थे उसको मारे नहीं थे पृथ्वीराज चौहान। तो फिर विपक्षी जो शासक थे यानी क्या तो मोहम्मद गजनी थे, वह फिर से एक साल बाद यानी 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में फिर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने लगे। तो इस समय पृथ्वीराज चौहान ने हार मान ली, यानी हार गए और जो इनका जो क्षेत्र था वह अपने अधीन कर लिए थे। तो यानी कहे तो मध्य युग में जमीन के लिए ही संघर्ष होता था, यानी उस जमीन के लिए, उसके बाद कर के लिए, खजाना के लिए यहाँ पर अत्यधिक युद्ध होता था। तो यही था चौहान वंश का युद्ध और सुल्तान मोहम्मद गजनी का युद्ध। तो उसके बाद हम आगे जानते हैं चोल राज्य के बारे में, यानी कहे तो चोल राज्य के संस्थापक की बात करेंगे और इसका स्थापना कब किया गया था, यानी चोल साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं चोल साम्राज्य के स्थापना के बारे में। तो इसका स्थापना 11वीं शताब्दी में विजयालय द्वारा किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो विजयालय जो थे चोल राज्य के संस्थापक थे। और अब हम जानते हैं इसके विजयालय कहाँ से मतलब निकले थे इसके बारे में। तो मध्य युग में एक मुखिया यानी कहे तो एक छोटा सा क्षेत्र था, यानी शासन क्षेत्र था, उसके मुखिया थे यानी विजयालय। इन्होंने चोल राज्य की स्थापना किए थे, तो इसको याद रखेगा। ये चोल जो साम्राज्य था, राज्य था, वह कावेरी यानी कावेरी के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। यानी कहे तो हमारा जो विजयालय थे वह कावेरी क्षेत्र को युद्ध के दौरान अपने अधीन कर लिए थे, तो इसको याद रखेगा। उसके बाद हम जानेंगे जो चोल राज्य है उसके एक शक्तिशाली शासक थे इसके बारे में। तो इसके शक्तिशाली शासक थे राजराज प्रथम। इन्होंने भव्य मंदिरों का निर्माण भी कराया था और इनको चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था, राजराज प्रथम को। और राजराज जो प्रथम थे उन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, वह मंदिर था गंगईकोंड चोलपुरम, तो इसको याद रखिएगा। तो हम चलिए जानते हैं अभी चोल राज्य के जो अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं इसके बारे में। तो उसका क्षेत्र आता है उरायूर से तंजावुर तक, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो उरायूर जो है वह चोल वंश का एक मतलब प्राचीन नगर है, जिसकी राजधानी की बात करेंगे तो उसका राजधानी है तंजावुर, तो इसको याद रखिएगा। और अब हम जानते हैं जो विजयालय जो मतलब संस्थापक थे, इसके बाद एक शक्तिशाली सम्राट आए, यानी चोल राज्य में एक शक्तिशाली सम्राट आए, राजराज प्रथम। इन्होंने जो मंदिर का निर्माण कराया, यानी भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति का निर्माण यह चोल राज्य में करवाते थे, जिसमें एनसीईआरटी किताब में दिए गए हैं एक कांस्य मूर्ति और एक मंदिर यानी भव्य मंदिर के बारे में। तो हम दोनों को बारी बारी से बताएंगे। तो एक मंदिर है गंगईकोंड चोलपुरम, जिसको 11वीं सदी में
राजराज प्रथम के उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया था। और यह जो मंदिर है यानी चोलकोडपुरम जो मंदिर है वह तमिलनाडु के त्रिशनापल्ली जगह पर बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद अब हम आपको कांस्य मूर्ति को दिखाते हैं। तो ये जो मंदिर, ये जो कांस्य मूर्ति दिख रहा है, यह चोल राज्य के शासक राजराज प्रथम के समय में बनाया गया था। और ये जो मंदिर यानी गंगाईकोंड चोलपुरम जो मंदिर है वो ये मंदिर है जो राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए अब हम जानते हैं चोल वंश के अंतर्गत आने वाले कृषि व्यवस्था के बारे में। तो चोल जो राजवंश था उसके अंतर्गत अत्यधिक कृषि उपजाऊ क्षेत्र था, यानी कहे तो ये कावेरी के आसपास के क्षेत्र थे। और कावेरी जो है गंगा यानी गंगा यमुना के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहा है। तो चोल जो राज्य यानी उसका जो शासन क्षेत्र था वहाँ अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था, यानी जो ये मंदिर जो दिख रहा है इसके आसपास कृषि की उपज अच्छी होती थी, यानी किसी शासक द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था। और उसके आसपास का जो जमीन की बात करेंगे तो वो भी दान में दिया जाता था। और वहां के गांव के लोगों द्वारा कृषि किया जाता था, यानी खेती किया जाता था। और उसी के आसपास बस्तियां भी बनने लगी थी, जिसमें कहे तो ब्राह्मण रहते थे, कृषक रहते थे, उसके बाद कहे तो हलवाई रहते थे, और भी विभिन्न श्रेणियों के लोग मंदिर के आसपास रहते थे। यानी राजाओं के द्वारा बड़े बड़े जो जमीन होते थे वो मंदिर के लिए दान में दिए जाते थे। और वहां पर यानी लोगों का बसेरा होने लगा, यानी लोग रहने लगे थे। तो और कृषि की भी उपज अच्छी होने लगी थी ताकि मंदिर में उसका उपयोग कर सके। तो चोल जो राज्य था उसका कृषि अत्यधिक उपजाऊ था, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम साम्राज्य की प्रशासन की बात करेंगे। तो चोल जब राज्य था उस समय कृषक के समाज को हम उर के नाम से जानते थे, यानी जब चोल शासन कर रहा था उस समय कृषक के जो यानी समूह होता है, यानी मतलब बहुत ज्यादा कृषक की समूह होती थी, तो उसको उर के नाम से जाना जाता था। और गांव की बात करेंगे तो गांव को उस समय नाडू के नाम से जाना जाता था। तो गांव के लोग नाडू और ग्राम परिषद दोनों मिलकर उस समय गांव के लोगों से कर वसूलते थे। और मतलब उसके बाद न्याय देने का काम करते थे, यानी नाडू और ग्राम परिषद के जो मुख्य होते थे उन दोनों न्याय का भी काम करते थे। तो इस तरह वहां का मतलब प्रशासन था, तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।